चल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इसको भी 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सिंपली ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ये एक प्रॉपर्टी है मैटर का जिससे कि आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहां पर जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो सिंपली चार्ज, और चार्ज का एंशिएंट नेम भी याद रखना चाहिए। दो नेम था। पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल व्यू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थेल्स ने ये ऑब्जर्व किया था 600 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। अंबर एक सब्सटेंस को उसने रब किया वोलन क्लॉथ के साथ, तो उस पर एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर गया, और ग्रीक वर्ड में उसी का नाम रेसाइनस था, इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए रेसाइनस एंशिएंट नेम हो जाएगा, और विट्रस पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जस्ट कनेक्शन इसका लूज हो जाता है। अब चार्ज के कितने मेथड है? तो सबसे पहला हम लोगों ने चार्ज या जो भी पार्टिकल्स थे उसको हम लोगों ने रब किया था। तो वुलन क्लॉथ को रब किया अंबर के साथ, या सिंपली यहां पर दोनों को हम लोगों ने रब किया, और रब करने से एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन के कारण से चार्ज हुआ। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 मेथड हो जाएंगे, एक फ्रिक्शन होगा, एक इंडक्शन होगा, और कंडक्शन होगा। ठीक है, तो पहला रबिंग जब करते हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन हो गया। सेकेंड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है? टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है कि जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नियर ले जाते हैं तो अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप कर जाता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये टेम्पोररी होता है, नॉट परमानेंट। ठीक, अब इंडक्शन से रिलेटेड जैसे मान लो कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को आप अनचार्ज बॉडी के नियर लाते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन इसके नियरर फेस पर अपोजिट चार्ज, फार्दर फेस पर सिमिलर चार्ज डेवलप कर जाता है। इसी तरह से एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को नियर बाई अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो इसका नियर फेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और फार्दर फेस इसका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक, अब जैसे आपसे पूछ दे कि अनचार्ज मेटल स्फीयर है, दोनों अनचार्ज्ड है, और कहता बिना टच किए आप उसको कैसे उसके ऊपर चार्ज डेवलप करोगे? तो दो अनचार्ज बॉडी लिया, इसके नियर हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाएंगे। ठीक, जैसे ही लाए तो ड्यू टू इंडक्शन इसका नियर फेस अपोजिट चार्ज डेवलप कराएगा, और फार्दर फेस सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। ठीक, इसको होल्ड करके रखेंगे और इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आ जाएगा? इसको हम लोग जब रिमूव कर देते हैं तो चार्ज इसके ऊपर रीअरेंज करने लगता है, और फाइनली हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और इसको थोड़ी दूर पे ले जाते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये एनसीईआरटी का पहला इलस्ट्रेशन है बुक में, इसलिए इसको आपको जानना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है कि कैसे आप मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करोगे ड्यू टू इंडक्शन। तो यहां पर अनचार्ज बॉडी लेंगे, इसके नियर हम एक पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस कंडीशन में निगेटिवली चार्ज रॉड लाया, इसके नियरर फेस पर पॉजिटिव चार्ज, फार्दर फेस पर निगेटिव। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास एक प्रोसेस है अर्थिंग।
अर्थिंग में क्या होता है, कोई भी बॉडी अपने चार्ज का शेयरिंग अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ करता है तो उसको हम लोग ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। तो यहां पर इसको हम होल्ड करके रखेंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे। तो जब ग्राउंड, जैसे ही ग्राउंड किया तो यहां निगेटिव चार्ज वैनिश हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज जो एक्सेस था वो अर्थ में चला गया। और फिर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो डिस्कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, इस पर ये चार्ज पॉजिटिव रह जाएगा और फिर फाइनली इस रॉड को रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? इसी का जस्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि कैसे आप निगेटिव चार्ज करोगे इसको। तो अनचार्ज बॉडी लाओगे, निगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके नियर लाना है। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके नियर लाया तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका नियरर फेस पर नेगेटिव चार्ज, फार्दर फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। फिर पॉजिटिव चार्ज हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको अर्थ करेंगे। तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां न्यूट्रलाइज कर दिया तो उस कंडीशन में क्या बच गया, इस पर निगेटिव चार्ज, इसको रिमूव कर देंगे। अब जैसे ही रिमूव करेंगे तो यहां पर ये चार्ज अरेंज होने लगेगा और इसको भी रिमूव कर देंगे तो फाइनली हमको नेगेटिव चार्ज मिल गया। क्लियर? तो यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर जब एग्जाम में आएगा तो सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बना देना है और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 जो भी है। समझ में आ गया? अब जो इंड्यूस चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि जैसे मान लो कि दो चार्ज बॉडी के बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया तो कंडक्टिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने आपको क्या पढ़ा रखा है, जल्दी से बता दो। कंडक्टर के लिए क्या होगा, एयर के लिए मान लो 1 तो क्या आ गया, ये 0 आ जाएगा। ठीक, वाटर के लिए के का वैल्यू बता रखा है। ठीक, तो इस तरह से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वैल्यू याद रखना है। अब आ जाए नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय कनेक्टिंग देम। दो बॉडी को हम लोग कनेक्ट करेंगे और उसमें जो चार्ज का ट्रांसफर होगा उस प्रोसेस को कंडक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन में रब करते हैं, इंडक्शन में टच नहीं कराते हैं, और कंडक्शन में टच कराते हैं या वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब यहां पर जैसे कैसे ये तो कंडक्शन का एक एग्जांपल ही पढ़ेंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाए। तो पहला यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट्स आप जानते हैं, एक यूनिट क्या है, कूलम, एमकेएस में लिखते हैं। दूसरा यूनिट क्या बन गया, स्टैट कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो सीजीएस है। तो सीजीएस के 2 यूनिट बन जाते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ईएसयू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और एक को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ईएसयू जब भी होता है तो स्टैट कॉलम से रिप्रेजेंट होता है और ईएमयू होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब कॉलम से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, इसका दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम होता है और लार्जेस्ट क्या होता है, फैराडे। और 1 फैराडे 96,500 कूलम। ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? अब यहां पर सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला है तो कूलम को हम लोग एम्पियर इंटू टाइम, आई इंटू टी लिखते हैं, इसलिए इसका यूनिट हो गया एम्पियर टाइम। बहुत ईजी है। तो ये प्रॉपर्टी से पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आ जाए चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अभी वही हमने बताया, ये कंडक्शन वाले पार्ट को ही हम लोग चार्ज इज ट्रांसफरेबल में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे मान लो कि एक चार्ज बॉडी और दूसरा अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा और आइडेंटिकल शेप है इसलिए शेयरिंग इक्वली होगा।
तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो Q प्लस 0/2, इसका मतलब दोनों पर Q/2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसी का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये ABC तीनों आइडेंटिकल स्फीयर है, AB दोनों चार्ज है, C अनचार्ज्ड है। तो पहले हम A और C को कनेक्ट करेंगे, स्टेप 1। तो जब इन दोनों को कनेक्ट किया तो शेयरिंग हो गया, तो शेयरिंग में क्या होगा, Q प्लस 0/2, Q/2 दोनों को मिल जाएगा। इसका मतलब शेयरिंग हुआ, तो फाइनली इसको Q/2, इसको Q/2 मिल गया। स्टेप 2, C को मिल गया Q/2, चार्ज हो गया, पहले अनचार्ज था अब चार्ज हो गया। अब C को B के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो यहां भी शेयरिंग हो गया, Q प्लस Q/2 शेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q प्लस Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 3Q/4। इसको 3Q/4, इसको 3Q/4 मिल गया। क्लियर? आ गया समझ में? अब इससे रिलेटेड हमको ऐसा प्रॉब्लम दे दे, ये प्रॉब्लम 2011 में है। क्या देखिए क्वेश्चन में कहता है, स्फीयर ए और बी, ए पर चार्ज कितना 4Q, बी पर चार्ज कितना -10Q। ठीक, अब कहता थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी, वो सी है। तो सी को पहले किसके कांटेक्ट में रखा, ए के कांटेक्ट में रखा, फिर बी के कांटेक्ट में रखा, और फिर ए और बी दोनों को कांटेक्ट में रखा, तो दोनों के ऊपर चार्ज कितने डेवलप कर गए, बताइए जल्दी से, क्विक आंसर देखिए कितना आ रहा है। बहुत इजी, ए पर कितना चार्ज, ए पर चार्ज कितना 4Q, ए को किसके साथ कनेक्ट किया, सी के साथ कनेक्ट किया, सी पर कितना चार्ज, कुछ नहीं है, शेयरिंग हो गया, क्या बना 4Q प्लस 0/2, 2Q। तो ए पर चार्ज कितना आ गया 2Q, सी पर चार्ज कितना 2Q। क्लियर? अब सी और बी को कनेक्ट कर गया, बी के पास कितना चार्ज है -10Q, और सी के साथ कनेक्ट किया, सी पर कितना चार्ज 2Q, शेयरिंग करो, -10Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 2, कितना गया -4Q। किसके पास आ गया ये, बी के पास और सी के पास मिल गया, तो बी को कितना मिल गया -4Q, ए पर कितना है 2Q। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो शेयरिंग हो गया, तो 2Q -4Q/2 कितना बचा -Q। आ गया समझ में? क्लियर 100%? इसलिए जब भी कोई टॉपिक को हम पढ़े, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लो वहीं पर, तभी आपको टॉपिक भी दिमाग में रहेगा, फॉर्मूला भी दिमाग में रहेगा, उसके फैक्ट्स भी याद रहेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब चार्ज, ये प्रॉपर्टीज में ही कि चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब भी चार्ज डेवलप करेगा एक साथ पॉजिटिव और एक साथ नेगेटिव, ठीक। इसका जैसे एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि इनिशियली ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को हम रब करते हैं, तो बिफोर रबिंग दोनों न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, इसका मतलब दोनों पर चार्ज 0 है। रब करने के बाद एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो फाइनली भी नेट चार्ज 0। ठीक, इसी चीज को आपको एक इलस्ट्रेशन से बता देना है सिंपली। तो पहले क्या भाई, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, दोनों पर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इनिशियली पहले क्या था, दोनों पर चार्ज 0 था।
इसलिए यहां पर क्या देख लिए, लिखा क्या है, बोथ ऑफ देम कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो द नेट चार्ज इज जीरो। अब जैसे ही आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो फाइनली नेट चार्ज जीरो। क्लियर? चलिए एक और मान लिया क्या ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, एक इक्वेशन लिख दिया, अब यहां पर बेरिलियम, हीलियम, कार्बन और फिर ये आपका न्यूट्रॉन, तो इस कंडीशन में बिफोर रिएक्शन या रिएक्टेंट का टोटल चार्ज 4 + 2 6 और आफ्टर या प्रोडक्ट का चार्ज 6 + 0 6। ठीक, दूसरा एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दिया, अब न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे, अब उसका रिजल्ट देख लेंगे क्या आता है। जैसे यूरेनियम से थोरियम और हीलियम फॉर्म किए तो यूरेनियम के लिए 92 इलेक्ट्रॉन, थोरियम के लिए 90, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 92 = 90 + 2। एक एग्जाम्पल दे दिया। अब ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे इससे पूछा जा सकता है इन केस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि फोटोन स्ट्राइक करता है या हाईली एनर्जेटिक फोटोन हम न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करते हैं तो इससे दो पार्टिकल रिलीज होते हैं, एक का नाम पॉजिट्रॉन और दूसरे का नाम इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों का नेट चार्ज जीरो, और फोटोन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इनिशियली चार्ज जीरो हो गया। इसलिए यहां पर बिफोर पेयर प्रोडक्शन नेट चार्ज जीरो और आफ्टर पेयर प्रोडक्शन नेट चार्ज जीरो, तो यहां भी चार्ज कंजर्व हो गया। नेक्स्ट है, इसलिए हमने यहां पर इक्वेशन भी लिख दिया, गामा फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज जीरो, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, नेट चार्ज जीरो। नेक्स्ट प्रोसेस एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे और रिलीज करेंगे अपने रेस्ट मास एनर्जी को, तो यहां पर दोनों कंबाइन किया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और फाइनली हमको गामा फोटोन मिला। इलेक्ट्रिकली देखे इनिशियली इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का नेट चार्ज जीरो और फाइनली यहां पर गामा फोटोन का भी नेट चार्ज जीरो। इसलिए इक्वेशन भी इस फॉर्म में लिख दिया। तो तीन एग्जाम्पल हो गए, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड का पेयर, इसमें चार्ज जब कंजर्व होता है, और पहला एग्जाम्पल इसका बताया न्यूक्लियर वाले पार्ट का पेयर प्रोडक्शन और दूसरा एनिहिलेशन। तीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाए चार्ज में भी एडेड अल्जेब्रिकली, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में यदि हम टोटल चार्ज की बात कर ले, एक मान लो कि एक सिंपली सिस्टम ले रहे हैं, इस पर चार्ज एक Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 नेगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जो प्लस वाले इसको ऐड कर देंगे और नेगेटिव वाले को माइनस कर देंगे, तो ये सिंपल अलजेब्रिक सम, इसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखा, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ स्टेटमेंट आपको मान लो लिखने के लिए कहा जाए तो सिंपली आप लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री यूनिट होता है। तो इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट, दैट इज क्वांटा ऑफ चार्ज, जिसको पैकेट्स ऑफ चार्ज कहते हैं, डिनोटेड बाई E, and the charge on any body will be some integral multiple of electronic charge, that is Q is equal to plus minus NE, where N belongs to an integer। N क्या होगा, इंटीजर होगा, और ये कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन याद रखना, Q is equal to plus minus NE। N belongs to an integer, n का वैल्यू 0.5 या फ्रैक्शन में आप नहीं लेंगे। ठीक है, अब आ जाए जैसे हमको क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जाएगा, तो Q is equal to NE पर जब भी हमको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो n निकालने का तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इंटू मास बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर,
ये वैल्यू दिमाग में रखना है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट और ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो सिंपल, आप 10 टू द पावर n इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। हमको कितना चाहिए? टोटल 1 कूलम चार्ज चाहिए, उसके लिए टाइम निकालना है। तो सिंपल हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में 1/10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हमको फाइनली क्या चाहिए? 1 कूलम। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो गया? 1 कूलम से मल्टीप्लाई हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इतना टाइम पीरियड लगेगा उस पर 1 कूलम चार्ज डेवलप करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर के लिए स्टैंडर्ड मास हम लोग मान के चलेंगे 250 ग्राम। तो 250 ग्राम मास हो गया, और मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए हमने कहा एक कप ऑफ वाटर हमेशा यूज करना है 250 ग्राम। क्लियर? अब यहां पर n निकालने का, तो n निकालने का तरीका क्या बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनटू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो n का वैल्यू कितने हो गए? वाटर में H2O के लिए 10 हो जाएगा। 250 मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इससे हमको n का वैल्यू मिल गया। और Q निकालना, तो Q इज इक्वल टू NE। n को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कूलम चार्ज उसके ऊपर डेवलप कर जाएगा। क्लियर? तो यहां पर प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आ जाए हम लोग कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ सिंपली दो चार्ज बॉडी Q1 Q2 सेपरेशन R, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। रीजन क्या बताया था आपको कि इनके बीच का जो डिस्टेंस R है वो मच लार्जर देन इट्स ओन साइज, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हमको दिमाग में ये रखना है, चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, हमेशा विद इन मॉडुलस लिखेंगे। अब यहां पर ये जो K है ये किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मीडियम, किस मीडियम में रखा गया है और क्या यूनिट आप यूज करते हैं। तो यहां पर यूनिट यदि हम यूज करेंगे MKS तो ये फॉर्मूला आएगा, और CGS के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे K का वैल्यू, लेकिन यूनिट क्या होगा? कूलम की जगह पर स्टैट कूलम, R की जगह पर सेंटीमीटर, और यहां पर F का वैल्यू डाइन में आएगा। क्लियर हो गया? यस नो? नेक्स्ट आ जाए। अब एयर के लिए हम लोग K का वैल्यू, या फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम क्विक रिवीजन हो रहा है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके, बस एक बार रिकॉल करते लिए हम जा रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये। तो फाइनली K को हम सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁻9 आ जाता है। इसका मतलब फ्री स्पेस के लिए F0 लिखेंगे ये, और न्यूमेरिकली जब लिखना होगा तो 9 × 10⁻9 के फॉर्म में। फिर इसी तरह से मीडियम में आ जाएंगे, तो मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन हो जाएगा, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे हम लोगों को रिजल्ट आ जाएगा परमिटिविटी, जैसे F0/Fm, तो यहां पर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी कहा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यदि डिफाइन करने के लिए दिया जाए तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी का मतलब क्या है कि जैसे दो चार्ज है, अब दोनों चार्ज को हमने एयर में रखा और उसका वैल्यू 80 न्यूटन आ गया। अब दोनों चार्ज को हम वाटर में ले जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसका मतलब परमिटिविटी प्रॉपर्टी है मीडियम का जो फोर्स को अफेक्ट करता है, फोर्स के वैल्यू को मेजर करता है उस पर्टिकुलर मीडियम में। ठीक, एज फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ,
फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 80 न्यूटन। अब फोर्स कहता है कि वाटर में कितना होगा, तो वाटर के लिए क्या फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा, मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। एयर में कितना है 80 और के वाटर का 80, 80 बाई 80 कितना आ गया 1 न्यूटन। क्लियर। चलिए अब आज एक कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिमाग में रखना है। वेक्टर फॉर्म में क्या है कि भाई यहां पर Q1 Q2 सेपरेट है, तो चार्ज Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F12, इसको किया तो लिखो। लिखने का तरीका क्या है, जिस पर फोर्स एक्सर्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 1 पे फोर्स लगा तो F फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फिर इसी तरह से F21, F21 का मतलब क्या हुआ, 2 पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, किसके द्वारा 1 के द्वारा, तो F21। ठीक, यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक लेंगे 1 से 2, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम Q1 टू Q2। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर से इधर लिया Q2 से Q1, तो FR21 हो गया। क्लियर। फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, F12 का डायरेक्शन देखो किसके अलॉन्ग है R21, तो यहां पर क्या आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F21 का डायरेक्शन देखो किसके अलॉन्ग है R12, और R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट, तो फोर्स क्या हो गया F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर, यस नो। अब यहां पर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर करो। तो देखिए सिंपल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए तो आपको फैक्टर याद रखना 10⁻42 आएगा। यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट होगा, यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर इतना आ गया। इसी तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर लोगे तो 10⁻36 आ जाएगा। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लोगे तो 10⁻38 आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको याद रखना होगा। क्या बोलो, कोई डाउट? हाँ, 6.07 इंटू 10⁻−11 हो गया। अब कूलम्स लॉ कहां कहां वैलिड है, तो कूलम्स लॉ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, और क्या है चार्ज स्टेशनरी। ठीक, और कूलम्स लॉ कहां से कहां तक के लिए होल्ड करेगा, एटॉमिक डिस्टेंस से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब न्यूक्लियर डिस्टेंस से लार्जर। देखो चारों पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, दूसरा क्या है कहां से डिस्टेंस है एटॉमिक डिस्टेंस से लेकर के इंफिनिटी तक का, और टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज जो भी ले रखें स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक, रेंज भी लिख दिया, तो ये यहां तक कूलम्स लॉ वैलिड है। अब आ जाए कंपेयर कर ले इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स में। क्या कंपैरिजन, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है मच लार्जर देन ग्रेविटेशन फोर्स, अभी देखा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 10⁻42 टाइम्स आ गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मीडियम पर। ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये पूरा हम लोगों ने कूलम्स लॉ को ब्रीफ कर लिया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड हम लोग थोड़े प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। इसमें कहता है बहुत सारे चार्जेस, जैसे एक चार्ज Q है, इसके नियर बाई Q1 चार्ज है। ठीक, Q2 Q3 अप टू Qn, तो टोटल फोर्स ऑन Q क्या लग जाएगा, सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम का मतलब यहां पर क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो फोर्स के बीच यदि एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीख रखा है। R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसी पर हम लोग प्रॉब्लम को देख लेते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, मान लो कि यहां पर एक सिंपली हमको किसी भी फोर्स के डायरेक्शन को समझने के लिए हमने ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर रखा। मान लो इस पर हमको फोर्स निकालना है, कैसे लिखेंगे,
व्हाट इज इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी। ये इसको रिपेल किया तो ड्यू टू ए, तो एफ ए का डायरेक्शन ऐसे कर देंगे। ये इसको रिपेल किया ड्यू टू बी, एफ बी हो जाएगा। ये एंगल थीटा जो भी हमको पता है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। इसी तरह से हम लोग रिकॉल करते जाएंगे डिफरेंट कंडीशन के लिए। एक ये कंडीशन आ गया, ठीक। दूसरा कंडीशन ऐसा, मान लो यहां निगेटिव चार्ज दे दिया, तो फिर कैसे करेंगे, निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन को शो करेगा। तो मान लो कि माइनस यहां पर, इसी पर हमको टोटल फोर्स निकालना है। कह देगा क्वेश्चन में कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी, ये इसको अट्रैक्ट किया तो एफ ए, ये इसको अट्रैक्ट किया तो एफ बी एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। इसी तरह से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये होता है क्विक। अब जैसे मान लो कि ऐसा फिगर दे दिया, अब यहां पर आपको फोर्स निकालना है सेंट्रोइड पे, तो सेंट्रोइड पे फोर्स निकालना है। यदि चार्जेस इक्वल है, चार्जेस के पेयर सेम, ठीक, तो देखते हैं फोर्स क्या आता है। यहां पे निकालना है, इन दोनों में रिपल्सन, इसका नाम ए कर दिया तो एफ ए हो गया। इन दोनों में रिपल्सन बी के कारण से एफ बी हो गया। इन दोनों में रिपल्सन एफ सी हो गया। अब ये 120 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मैग्नीट्यूड यदि हम एफ, और ये भी मैग्नीट्यूड एफ देगा क्योंकि चार्ज का पेयर सेम है, और ये भी एफ देगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे बी सी का, तो एफ बी स्क्वायर क्या देगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। ये क्या बन गया, 2f स्क्वायर हो गया प्लस 2f स्क्वायर हो गया, और कॉस 120 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया, एफ स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ बी सी एफ के बराबर हो गया। तो ये रिजल्टेंट भी एफ दिया और ये नीचे भी रिजल्टेंट एफ है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। इस सेंट्रोइड के केस में नेट फोर्स 0 होगा, बशर्ते कि चार्ज का पेयर सेम होना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम भी साथ के साथ हम लोग करते जा रहे हैं। इसी तरह से मान लो स्क्वायर शेप है, किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स निकालना है, किसी एक वर्टेक्स पे चार्जेस ऐसे दे रखा है। मान लो यहां पर हमने नेमिंग कर दिया ए बी, बी पर निकालना है सी डी। कैसे फोर्स निकालेंगे, पहले इस बी पर निकालना है, इसका इंटरैक्शन देखा तो क्या हुआ, रिपेल कर दिया ड्यू टू ए। इसका इंटरैक्शन देखा तो ड्यू टू सी। इसका इंटरैक्शन देखा तो क्या आ गया भाई, एफ डी। अब ये चीज दिमाग में रहना चाहिए कि दोनों फोर्स इक्वल है। इसको हम मान ले एफ, ये भी मान लिया एफ, तो रिजल्टेंट क्या देगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट जिसको हम एफ ए सी कहेंगे, तो क्या हो गया, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ठीक। और 90 0, तो ये क्या आ गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 2f स्क्वायर। तो एफ ए सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2f। तो ये हमेशा याद रखेंगे इसके अलॉन्ग √2f, और ये नेट फोर्स क्या हो गया, √2f प्लस एफ डी हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लो, सेंटर पे यदि निकालना है तो देखते क्या आएगा, 0 आना चाहिए। कैसे 0 आएगा, चेक कर लेते हैं। यहां पर सेंटर को फिक्स कर दो, अब ये वर्टेक्स का नेमिंग कर दो। सपोज ए, इसको फिक्स कर दिया तो एफ ए, इसको बी ले लिया एफ बी, ये सी है एफ सी, ये क्या है डी, तो एफ डी। इसका मतलब एफ ए और एफ बी 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो √2f बन जाएगा, अभी जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया।
ये भी दोनों सेम है, √2f। क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स 0। क्लियर? अब आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक ग्राफ प्लॉट करना है, कूलम फोर्स वर्सेस 1/r²। ठीक, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? एफ और आर के बीच ग्राफ का नेचर कैसा होगा? और एफ वर्सेस 1/r²। बहुत सिंपल है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एफ इज इक्वल टू k 1/r²। इसको y एक्सिस पर एज्यूम किया, इस पूरे क्वांटिटी को एक्स पर एज्यूम किया। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हमेशा पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये f और 1/r² के बीच जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन वही f और r के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ऐसा ग्राफ का नेचर है। अब यहां पर चार्ज का पेयर है, तो चार्ज का पेयर किस में, चूंकि r तो फिक्स है, किसमें चार्ज का पेयर का प्रोडक्ट ज्यादा है? 1 और -3 विद इन मॉडुलस लिखेंगे। हमने कहा था चार्ज का प्रोडक्ट हमेशा विद इन मॉडुलस लिखेंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा किसके लिए होगा? 1 और -3 माइक्रोकूलम के लिए। इसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफ हम लोग चेक कर लें, हम लोगों का आंसर क्या आ रहा भाई? ज्यादा स्लोप। तो देख लीजिए 1 और -3 माइक्रोकूलम के लिए लार्जर स्लोप, और 1 और 2 माइक्रोकूलम के लिए स्मॉलर स्लोप। समझ में आ गया? यस नो? क्लियर है? 100%? आप लोग को तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा, मोबाइल भी चला रहे हो पीछे से। मोबाइल ऑन नहीं है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जैसे मान लो कि एक चार्ज रॉड है, इस पर एक एलिमेंट्री चार्ज dq जिसका वैल्यू लेमडा dl, और किसी भी पॉइंट चार्ज q0 पर फोर्स निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? q1 q2/r² लिखते हो, तो q1 की जगह पर q0 और q2 की जगह पर dq, और dq का वैल्यू लेमडा dl। इसको लाइन इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये बन जाता लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा आएगा, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो यहां पर भी हम लोग इस तरह से यूज कर लेंगे कि dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेट करके लिखेंगे, और ये सरफेस के अलॉन्ग इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहां सिग्मा ds/r², r यूनिट वेक्टर। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो टर्म आएगा, तो यहां पर dq इज इक्वल टू ρdv, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हम लोगों को एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है। आ गया समझ में? क्लियर? आगे बढ़े। तो अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस, एक का r है, दूसरे का 2r है। Find the ratio of surface charge density of the inner surface to the outer surface. तो चार्ज डेंसिटी इनर टू आउटर,
तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, तो स्फेरिकल है तो 4πr²। तो इनर के लिए ये लिख दिया। चार्ज कितना है भाई, सेंटर पे चार्ज है, रेडियस कितना है 4πr²। हो गया। चलिए आउटर के लिए कितना है भाई 4π, कितना है इसका वैल्यू 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। रेशियो किसका निकालना है, इनर टू दैट ऑफ आउटर। क्या बन जाएगा, ये आउटर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 4r² डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू 4:1 आ जाएगा। यस नो, बोलो क्लियर, चेक करो आ गया समझ में। तो देखते हैं आंसर क्या, 4:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एक का रेडियस r, दूसरे का 2r है, और एक को चार्ज q1 दिया, दूसरे को चार्ज q2 दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो दोनों का σ1 इज इक्वल टू σ2। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ q1 q2। तो दोनों का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, तो सिग्मा फॉर रेडियस r, सिग्मा फॉर 2r इक्वल, इसका चार्ज q1 4π, रेडियस कितना भाई r है, इसका चार्ज q2, इसका रेडियस कितना 2r। हो गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, q1/q2, तो q1/q2 निकाल लो, तो ये क्या आ गया r² डिवाइड बाई 4r², क्या आ गया 1:4। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, आया समझ में, क्लियर। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम लोग प्रैक्टिस कर लें। कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ द ईदर। दोनों के वेट के बराबर है, किसी एक के वेट के बराबर। तो सिंपली मान लो कि हम दो प्रोटॉन ले लें, एक प्रोटॉन प्रोटॉन। अब चूंकि ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए y के अलोंग हमने ड्रॉ किया है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होगा। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा भाई, ड्यू टू इट्स ओन वेट। इसका वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁹। दोनों प्रोटॉन है, तो Q1 Q2 ये आ गया। डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, तो r², और mg के बराबर क्या होगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास 6.67 × 10⁻27 है, और g का वैल्यू 9.8। दोनों को इक्वेट कर देंगे, r के वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.014 मीटर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंट्रोइड। अभी जस्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने, इलस्ट्रेशन में भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। गुड। अब बताओ सेंटर पे कितना होगा टोटल फोर्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाए नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड Q। यदि किसी एक पर नेट फोर्स 0 आ जाए तो क्या रिजल्ट आता है, तो यहां पर देख लीजिए, इसको फिक्स कर दिया। अभी जस्ट हमने पढ़ा भी हम लोगों ने, ए ले लिया तो एफ ए, ये बी पॉइंट, इसको सी, तो ड्यू टू सी तो एफ सी हो गया, इसको डी ले लिया तो एफ डी हो गया। और अभी हमने पढ़ा कि सबका यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट इसके अलोंग √2f हो गया।
इसका मतलब नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू √2F प्लस क्या बन जाएगा एफ डी, और नेट फोर्स 0 है तो √2F प्लस एफ डी बन गया, तो √2F इज इक्वल टू माइनस एफ डी। √2F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देते हैं भाई। चलो Q और Q के बीच है, स्क्वायर का साइड ए ले लिया, माइनस ये क्या बन गया, किसके किसके बीच है, बी और डी, तो दोनों पर चार्ज आइडेंटिकल, तो Q इंटू क्यू, और डिस्टेंस क्या आ गया, डायगोनल √2a का होल स्क्वायर। इसमें से के कैंसिल, क्यू कैंसिल हो गया, तो √2Q बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू, और ये 2a² हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, -2√2Q। अब यही क्वेश्चन यदि आपको कहता कि टोटल फोर्स स्मॉल q पर 0 है, तब रिजल्ट रिवर्स आता। इस पर यदि गिवन रहेगा तो Q इज इक्वल टू -2√2Q आ जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता शो दैट, ये वैल्यू सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन एंट्रेंस के लिए है मान लो। तो यहां पर कहता है कि आपको शो करके यह बताना है कि यहां पर दो पिटबॉल है और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्यू का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन का डायरेक्शन ये है। तो यहां पर एक फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो यहां इसके अलोंग टेंशन टी एक्ट करेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो टेंशन के एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा, और ये हमारा एम जी। इसका मतलब टी साइन थीटा को बैलेंस कौन किया, एफ बैलेंस किया। टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन किया भाई, एम जी। तो एफ बाई एम जी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टैन थीटा। इट मीन्स यहां से रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है, एफ इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा। अब फोर्स की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों पर चार्ज आइडेंटिकल है, तो फोर्स की जगह पर आ गया क्यू स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक हो गया। यदि ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो ये पार्ट हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस 2L साइन थीटा बन जाएगा। तो R की जगह पर ये 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। सॉल्व करोगे तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। क्लियर हो गया? ठीक। अब कहता टू चार्जेस Q and 4Q are separated by a distance d, and a third charge Q is placed on the line joining the two charges such that all are in equilibrium। सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो मैग्नीट्यूड साइन पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर देखो, इसको नेमिंग कर दो ए बी, ये Q और 4Q यहां एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ये आ गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इस पर आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बीच में आपने सी पर एक थर्ड चार्ज को रखा क्यू को। इसका मतलब ये इसको रिपेल किया तो इसका नाम FCA, ये इसको रिपेल किया नाम FCB। डिस्टेंस कितना है इसके बीच, स्मॉल डी। ये हम लोग x एज्यूम कर ले, तो x पहले निकालना है। तो जब भी x फाइंड करना है तो इस कंडीशन में FCA इज इक्वल टू FCB। क्या आ गया, QQ।
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4q होगा। q और q हो गया और q और 4q हो गया। जस्ट ए मिनट, q 4q स्मॉल q है, बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो 4q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस क्या आ गया, d माइनस एक्स, कैंसिल हो गया, q और q कैंसिल हो गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 2x का होल स्क्वायर हो गया, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर में 2x बन गया इज इक्वल टू d माइनस एक्स। तो यहां पर 3x इज इक्वल टू d, देन x इज इक्वल टू d बाई 3। आ गया पहला पार्ट। अब नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जब भी फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस फाइंड किया। नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए गौर से देखिए, एफ ए बी और एफ सी ए का सम 0 और एफ सी बी और एफ बी ए का सम 0, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो एफ ए बी प्लस एफ सी ए का सम 0, एफ ए बी के हो गया, ए और बी पर चार्ज कितना है, क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई पूरा डिस्टेंस कितना है, डी माइनस के। सी और ए पर देख लो, सी और ए पर क्यू इंटू क्यू, डिस्टेंस कितना है एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है d बाई 3, तो d बाई 3 का होल स्क्वायर। के और के कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा 4 डी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और हम लोगों को क्यू का वैल्यू चाहिए -4 बाई 9 डी आज, सॉरी जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ क्या, बोलो क्या। हाँ तो ये क्यू ही कैंसिल किया है ना, ए बी, ए और बी पर चार्ज ए और बी पर चार्ज क्यू इंटू 4q। हाँ वही चीज है, डी लिख दिया था वो बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये आ गया 4q, ये डी हो गया, तो डी स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये डी स्क्वायर बाई 9, 9 ऊपर चला गया, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है, इस क्यू का वैल्यू निकाला, तो क्यू इज इक्वल टू -4 बाई 9 स्मॉल क्यू, यही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट आ जाए, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल पर चार्ज माइनस क्यू है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस आर और चार्ज क्यू सर्कुलेट हो रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड। तो यहां पर ये माइनस क्यू देखते कौन सा ऑप्शन आता, माइनस क्यू है, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अबाउट ए फिक्स चार्ज। तो यहां पर फिर से इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, अबाउट ए फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज प्लस क्यू के अराउंड ये माइनस क्यू चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, सेंटीपिटल फोर्स को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, क्यू इंटू क्यू,
मैग्नीट्यूड के टर्म में ले रहे हैं, और रेडियस आर हो गया, ठीक। और ये किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और v की जगह पर क्या पुट कर दोगे, वेलोसिटी की जगह पर सर्कुलर पाथ s बाई टी, तो 2 पाई आर बाई टाइम पीरियड। इसका मतलब यहां पर ये रिजल्ट हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्यू क्यू, एक आर बचा, यहां से m, v की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पाई आर बाई टाइम पीरियड का होल स्क्वायर, और इससे हम लोग r का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जैसे अभी जस्ट आपको बताया था कि फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसलिए ऑप्शन सी। पहले डिस्कशन कर दिया, टॉपिक पढ़ा, डिस्कशन हुआ और अधिकतर क्वेश्चन बन गए। समझ में आ गया। इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाएंगे। ठीक है। अब इसके कितने पार्ट बनेंगे वो देखते हैं, 2 पार्ट के 3 पार्ट।